हाँ जी। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काफ़ी सारे प्रपोजल्स है जो कि जीएसटी काउंसिल ने हमारे सामने रखा है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बहुत बड़ा जो ये प्रपोजल्स आया, लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स आया है, जो की पॉइंट्स है, जो बेसिक पॉइंट्स है, जो एवरी वन शुड नो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू समराइज इट इन अ वेरी लेस टाइम। ठीक है। तो ऑल्दो बहुत डिटेल्ड है ये प्रपोजल्स, सारे पॉइंट्स आपके लिए मे नॉट बी रेलिवेंट हो डिटेल में। अब अगर आप जीएसटी काउंसिल के वेबसाइट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आप सीबीएसई के वेबसाइट में जाओगे तो आपको उसका डिटेल प्रपोजल मिल जाएगा। बट आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। तो जीएसटी काउंसिल का जो 53rd मीटिंग हुआ था, लेट मी टेल यू, लास्ट मीटिंग 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो लगभग 7-8 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं, लगभग 7-8 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं जब उसके बाद ये मीटिंग हुई। तो इट्स अ लॉन्ग अवेटेड मीटिंग। तो एक्सपेक्टेशन था कि इसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ली जाएगी, काफ़ी सारी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी एंड काफ़ी सारे न्यू प्रपोजल्स हम लोग को सामने देखने को मिलेगा। तो जीएसटी रेट्स में भी हल्का फुल्का चेंजेस आया है विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स सर्विसेज। काफ़ी सारे एग्जाम्पशन से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं। आइए मैं आपको बेसिक बेसिक जो मेरे को लगता है आपने काम का है, जो आपको कॉमन पॉइंट्स है, जो सारे इंडस्ट्रीज में इंपैक्ट होगा, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ। मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, सबसे पहले एक अच्छा गुड न्यूज है फॉर द पेंडिंग लिटिगेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 एंड 19 20। ठीक है, इसमें से कुछ ऑलरेडी जो इस 3 साल का डिमांड पे कर चुके हैं विद इंटरेस्ट पेनल्टी, उनके लिए थोड़ा सा सैड होगा क्योंकि वो लोग तो पे कर चुके हैं। बट जिनका डिमांड अभी भी पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 एंड 19 20 of GST, and if they want to pay the demand, it is a kind of like settlement of dispute. If they want to pay the demand, they can pay, in fact they have to pay the full tax amount up to 31st March 2025. ठीक है, up to 31st March 2025. So if they pay, their interest and penalty amount will be waived. यानी कि अगर उनका टैक्स अमाउंट फुल पेड हो गया अप टू 31st March 2025, so their interest and penalty amount will be fully waived. So considering the difficulties faced by the taxpayer during the initial years of implementation of GST, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जीएसटी काउंसिल, आई रिपीट, जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन रेकमेंड किया टू वेव द इंटरेस्ट पेनल्टी फॉर डिमांड नोटिसेज अंडर 73। ध्यान रखिए 74 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी जहां पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। बट जहां पे डिमांड नोटिस 73 में इशू किया गया है, नॉट 76 75 अदर थिंग्स, for the fiscal year 17 18 18 19 19 20, where the full amount of tax demanded in the notice up to 31st March 2025 has been paid, then the इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल बी वेव्ड। ऑब्वियसली इसमें एरोनियस रिफंड का अगर कोई डिमांड है तो वो ये कवर नहीं करेगा गाइस। ठीक है, तो फॉर दिस सेक्शन 128 कैपिटल ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। देन गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल का जो अपील होता है, जो डिपार्टमेंट अपील फाइल करते हैं अपने बिफोर एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सो डिपार्टमेंट व्हेन दे फाइल अपील, फॉर देम दे हैव सिग्निफिकेंटली यू नो इंक्रीज द मॉनेटरी लिमिट्स। यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट्स आ गया है कि डिपार्टमेंट एक लेवल के ऊपर ही अपील फाइल करेगा। सो दैट अमाउंट इज for GST appellate tribunal it is 20 lakh. Now if the department wants to file before appeal before the tribunal, डिपार्टमेंट अगर को अपील फाइल करना है ट्राइब्यूनल में, तो जब तक 20 lakhs का बेसिक आपका डिमांड नहीं है तब तक वो अपील फाइल नहीं करेगा। हाई कोर्ट में इट इज 1 करोड़ एंड सुप्रीम कोर्ट में इट इज 2 करोड़। सो इट्स अ वेलकम स्टेप। दिस विल रिड्यूस द गवर्नमेंट लिटिगेशन। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट लिटिगेशन कम होगा बाय फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग द अपील्स अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, ऑब्वियस इसमें कुछ केसेस एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब वहां पे डिपार्टमेंट के लिए मॉनेटरी लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है, दे कैन स्टिल फाइल द अपील। नाउ सिग्निफिकेंटली देयर हैज बीन अमेंडमेंट इन प्री डिपॉजिट्स। अगर आपको याद होगा हम पढ़े थे एपेलेट अथॉरिटी में 10% का ऑफ टैक्स इज द मिनिमम प्री डिपॉजिट सब्जेक्ट टू 25 करोड़ एंड 25 करोड़ सी जीएसटी एंड एसजीएसटी। तो गाइस एपेलेट अथॉरिटी में जो मैक्सिमम अमाउंट था उसको कर दिया गया है 20 करोड़ ईच, यानी 10% है बट मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, 20 करोड़ सीजीएसटी एंड 20 करोड़ एसजीएसटी। Then we have also studied at the level of appeal, filing of appeal before the appellate tribunal, the the pre-deposit percentage is 20% subject to 50 करोड़ 50 करोड़। अब उसको गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया, थोड़ा ध्यान देना। अगर आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करेंगे, दिस हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, मतलब हाफ कर दिया है, 20 से सीधा क्या कर दिया है, 10% कर दिया है एट द लेवल ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि अब एपेलेट अथॉरिटी में भी 10% है,
एपलेट ट्राइबल में एडिशनल 10% है, और ये जो एडिशनल 10% है दिस विल बी अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अगेन 20 करोड़ ईच। बाप रे बाप, बहुत कम कर दिया है। 20 करोड़ सीजीएसटी, 20 करोड़ एसजीएसटी, जो कि 50-50 था, अब ये हो गया 20-20 करोड़। ठीक है, यानी कि लिमिट अब आपका एपलेट अथॉरिटी में भी वही है, एपलेट ट्राइब्यूनल में भी अब आपका लिमिट वही है सर। ठीक है, नेक्स्ट एक बेसिक क्लैरिफिकेशन, एज वी ऑल नो दैट जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिमिलरली टू प्रोड्यूस दिस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक प्रोडक्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, नाउ GST Council has clarified that GST will not be applicable on this supply of extra neutral alcohol also for the manufacture of alcoholic liquor for human consumption। तो इसको भी GST के स्कोप में नहीं लाया जाएगा। तो for this section 9 subsection 1 will be accordingly modified। तो for supply of extra neutral alcohol, that is ENA taxation has been clarified with this। जबरदस्त अमेंडमेंट आया है TCS को लेकर। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो रेट होता है ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज 1% ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। नाउ दैट इज 0.5% CGST, 0.5% SGST। नाउ दैट 1% हैज बीन ओवरऑल रिड्यूस टू 0.5%, यानी कि 0.25% CGST and 0.25% SGST and 0.5% IGST। This will be the rate of TCS on supplies। ठीक है, तो रिडक्शन इन रेट ऑफ टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय इकोस फॉर सप्लाईज मेड थ्रू देम। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा वो रिड्यूस कर दिया गया है टू 0.5%, 0.25% सीजीएसटी एंड 0.25% एसजीएसटी। नाउ जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल्स, गाइस ट्रस्ट मी, GST appellate tribunal, there was a difficulty in constitution of the tribunal, huge delays were happening, demands were already pending before the appellate authorities. Now how will you file appeal before the appellate tribunal? There is a stringent time limit of 3 months। now government को भी पता है कि काफी सारे tax payers है जो those who were unable to file the appeal before the appellate tribunal, maybe because of the difficulties at the ground level, and they were not able to file the appeal because they missed the time limits or because of any other reason system was not ready। बहुत सारे आप ifs and buts लगा सकते हैं। now pursuant to this 53rd GST Council meeting, what has been proposed, that section 112 that provides for filing appeal before the appellate tribunal, that will be changed। now how will it be changed? The period for filing appeal, that 3 months calculation for period of filing appeal before the appellate tribunal, this will start from the date to be notified by the government। now government will notify the date from which date you will start the calculation of 3 months, and definitely you can file appeal before the appellate tribunal in respect of appeal or revision orders passed and before the said notification। मतलब obviously जो पहले के ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील फाइल करना बिफोर एपलेट ट्राइब्यूनल, तो आप 3 मंथ्स के अंदर कर सकते हो फ्रॉम द डेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट विल बी द डेट? दैट विल बी ड्यूली नोटिफाइड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन। ठीक है ना, तो लिटिगेशन से रिलेटेड काफी हद तक गवर्नमेंट ने प्री डिपॉजिट में फिक्सेशन, प्री डिपॉजिट में टाइम, प्री डिपॉजिट का परसेंटेज कम किया, फिर आपको 3 साल का इंटरेस्ट पेनल्टी माफ किया, फिर आपका जो टाइम लिमिट है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया, फिर उसके बाद प्री डिपॉजिट का परसेंटेज कम किया, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया, टीसीएस का रेट को 50% से कम कर दिया। तो अच्छा पॉइंट है सर ये। नाउ लेट्स कम टू इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। As we all know that the time limit to claim input tax credit pursuant to the latest Finance Act 23 is 30th November of the next financial year or the date of filing annual return, whichever is earlier। Previously it used to be the due date of September's return, that is 20th October, or date of filing annual return, whichever is earlier। We all know that initial years में GST was not clear to many taxpayers, so they missed taking input tax credit, और इस पे बहुत सारे केस लॉज है और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि यू शुड गिव एक्स्ट्रा टाइम लिमिट, यू शुड बी कंसिडरेट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ टैक्सेशन। सो डेफिनेटली 53rd GST काउंसिल मीटिंग ने गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इन 4 ईयर्स के लिए 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एकदम क्लियर है सर। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 for these 4 years, if any invoice or any debit note pertaining to this any of the 4 years, ध्यान से सुनना, for them if the credit has been claimed to CSTR 3B, the due date will be 30th November 2021। अब मैं आपको ये भी डेट बताऊंगा ये आया कैसे। 30th November 2021 एज पर द लेटेस्ट लॉ
अगर आप समझो फाइनेंशियल ईयर 2021 का, अगर आपको मैं पूछूं कि आईटीसी का लास्ट डेट क्या है, तो क्या होगा सर? 30 नवंबर 21। तो यही कंसिडर किया गया कि 2021 और उसके पिछले साल का जितना भी क्रेडिट्स है आपको मिल जाएगा अगर आपने उसको 30 नवंबर 21 तक क्लेम कर लिया है थ्रू अ रिटर्न इन फॉर्म 3B। यानी कि अगर कोई 17-18 का क्रेडिट इस डेट के पहले भी क्लेम करेगा तो उसका एलिजिबल क्रेडिट्स माना जाएगा। एंड दिस वाज अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17। तो अच्छे से एक बार देखो, जीएसटी काउंसिल recommended that the time limit to avail ITC for any invoice or debit note under 16(4) through any return in GSTR 3B filed up to, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 30 नवंबर 21 फॉर द फाइनेंशियल, मतलब इसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। जो भी रिटर्न है 30 नवंबर 21 तक जो आपने रिटर्न फाइल किया था और उसमें आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 21, दिस मे बी डीम्ड टू बी 30 नवंबर 21 फॉर द सेम requisite amendment has been recommended by the GST काउंसिल। तो GST काउंसिल सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में सिग्निफिकेंटली जो है पुराने साल का जो चेंजेस है वो कर दिया जाएगा। 30th November 21 will be the due date for claiming input tax credit for the for credits claimed through return filed up to 30th November 2021। ठीक है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक बोनांजा है। नॉर्मली द टाइम लिमिट टू फाइल GSTR 4 for composition scheme return annually is 30th April of the next financial year, that has been increased to डेफर्ड टिल 30th जून। यानी कि 30th अप्रैल से जो आपका ड्यू डेट होगा वो 30th जून तक चला जाएगा। अब 30th जून तक ही आपको GSTR 4 फाइल करना है, यानी कि यू गेट सिग्निफिकेंटली 3 मंथ्स का, मतलब आप अप्रैल तक करते थे, बेसिकली 2 मंथ्स आप बोल सकते हैं। 30th जून तक यू कैन फाइल एंड दिस विल अप्लाई फॉर द रिटर्न्स विच यू फाइल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। यानी कि 23-24 का रिटर्न का टाइम लिमिट चला गया, बट 24-25 का रिटर्न जो आएगा, that will be, this amendment will be applicable from the return filed from for the financial year 24-25. This will give more time to the taxpayers who opt to pay tax under composition scheme. देखिए ऐसे तो रूल 88B में भी कुछ चेंजेस आया, बट दिस इज अ लिटिल मोर elaborative way. When I this I'll explain in a more elaborative way when I will when the notification comes। ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो अपने रूल 88B का बात करेंगे, सेक्शन 11A का बात करेंगे, और बहुत सारे छोटे 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 सर्कुलर्स है विच आई बिलीव दैट वंस नोटिफिकेशन कम्स देन आई विल बी एबल टू टेल यू। बट अभी के लिए जो द मेन क्रीम वाला जो अपडेट है ना, वो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा अपडेट है, मेरे को बहुत इसका बेसब्री से इंतजार था। एज यू ऑल नो, रिवर्स चार्ज, एनी टैक्सेस विच वी पे अंडर रिवर्स चार्ज इज एलिजिबल टू क्लेम एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यू कैन क्लेम दैट टैक्स एज आईटीसी, मतलब अगर आप कोई भी टैक्स रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो तो आपको उसकी क्रेडिट मिल जाती है। नाउ क्रेडिट क्लेम करने का टाइम लिमिट होता है। अब रिवर्स चार्ज का जो आप टैक्स पे करते हो, क्या उसका क्रेडिट मिलने का टाइम लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? बिकॉज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज यू विल योरसेल्फ बीइंग अ रेसिपिएंट, इफ आई एम रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड person will not be liable to issue any invoice. Registered person will issue the invoice. So your time limit will be dependent on the year in which the recipient is actually issuing invoice, and accordingly the credit will be taken. So बहुत अच्छा है। Council recommended to clarify that in case of supplies received from unregistered suppliers where tax has to be paid by the recipient under RCM and invoice is to be issued by recipient only, the relevant financial year for calculating time limit for availment of ITC is the financial year in which the invoice has been issued by the recipient. यानी जिस साल invoice recipient issue करेगा उसी के बेसिस पे आप अपना क्रेडिट का जो टाइम लिमिट है वो आप क्लेम डिटरमाइन करोगे। समझ रहे हैं? तो टाइम लिमिट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द ईयर इन विच द इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रेसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज टैक्सेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा क्लैरिटी है, जो चाहे आप आईटीसी के लेकर हो, चाहे वैल्यूएशन को लेकर हो, चाहे वो सप्लाई है कि नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे जो कि गवर्नमेंट टाइम टू सीबीआईसी इशू करेगा। तो उसके ऊपर अपने अभी बात नहीं करते हैं, जब टाइम आएगा तो उस पर अपने बात करेंगे सर। ठीक है ना? फिलहाल आप देखो, एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो रिटर्न में प्रपोजल आया है। We need to check how will it be introduced. Now we all know that the due date of filing GSTR1 is 11th of the next month, right? After this we straight away file GSTR3B on 20th. इसके बीच में कुछ नहीं होता है। Now you just tell me one thing. Whatever figure of outward supplies which we put in GSTR1, that gets auto populated in GSTR3B. अब वो GSTR3B में आपका auto populate होता है। Government has introduced, okay, we will give you a
will give you an optional facility. Government will give an optional facility. Basically, council will give an optional facility by way of filing GSTR 1A to facilitate the taxpayers to amend the details in GSTR 1 for a tax period or to declare additional details. या तो आप amend कर सकते हो या तो आप additional details को declare कर सकते हो before filing GSTR 3B for the tax period. So you will get an option that in GSTR 1A में you can amend your GSTR 1. That's a great welcome step. यानी GSTR 1 का ऑटो पॉपुलेशन जो अब 3B में आ जाता है और आपको कंपलसरी पे करना पड़ेगा, वो आप रिड्यूस कर सकते हो बाय अमेंडिंग थ्रू GSTR 1. Now this will facilitate the taxpayers to add any particulars of supply of current tax period missed out in reporting in GSTR 1 or to amend any details already declared in GSTR 1. Okay, to ensure that the correct liability is auto populated in 3B. मतलब अगर आपको 3B में correct liability auto populate कराना है तो आपके लिए GSTR 1A will be a great option जहां पे अब अपना जो है डिटेल्स को amend कर सकते हैं. Guys, as we all know that every year council gives this recommendation, GSTR 9 and 9A, that is annual return, okay, for the taxpayers registered under section 9 or under 10 for composition scheme, they have exempted to file GSTR 9 and 9A for those registered persons, for those जिनका aggregate turnover is up to 2 crore. जिनका aggregate turnover 2 crore से ज़्यादा नहीं है, they will not have to file GSTR 9 and 9A for the financial year 23-24. If you remember, there is a penalty section 122 subsection 1B. Now in section 122 subsection 1B, this is applicable on e-commerce operators. Now we all know that there are various unregistered suppliers, there are various suppliers who supply through e-commerce operator where they should have taken registration. But now government has given some penal provisions on the e-commerce operators that if they allow any unregistered supplier supplying goods or services through them other than the person who are exempted from obtaining registration, then e-commerce operator will be penalized. Now 122 subsection 1B previously was applicable on all e-commerce operators. Now their ambit has been reduced by just clarifying that only those e-commerce operators who are required to collect TCS, only for them this provision will be applicable. जिसको TCS की provision applicable है, बस उसी के ऊपर ये वाला provision लगेगा, penalty का provision लगेगा और बाकी लोग के ऊपर नहीं लगेगा सर. ठीक है. Then as we all know, in registration chapter there is a proposal of Aadhaar based biometric registration which is still prevalent in 3 of the states. ठीक है, जैसे गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी में, ये 3 स्टेट्स में ऑलरेडी बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन चालू हो गया आधार बेस्ड. नाउ गवर्नमेंट विल सून रूल आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आल्सो. ठीक है. नाउ इन सेक्शन 73 एंड 74 में a new section is proposed to be introduced by section 74A. एक नया सेक्शन आएगा 74A. नॉर्मली आपको अभी पता है सेक्शन 73 का और 74 में the time limits to issue notices is different, but a common time limit for issuing notices will be soon prescribed under section 74, and this will be for the demands from financial year 24-25 onwards. यानी 24-25 से जो भी डिमांड होगा, जीएसटी काउंसिल हैज रेकमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर अ कॉमन टाइम लिमिट फॉर डिमांड एंड नोटिसेस, चाहे वो चार्ज फॉर फ्रॉड हो या नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड हो. एक कॉमन टाइम लिमिट होगा नोटिसेस का. दूसरा, अगर आपको याद होगा, हमने 74 में पढ़ा था कि इफ यू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट विद इन 30 डेज तो आपको रिड्यूस्ड पेनल्टी एप्लीकेबल होगा. यानी यू विल नॉट हैव टू पे 100% पेनल्टी, यू विल हैव टू पे लिटिल लोअर पेनल्टी. नाउ दैट 30 डेज का गैप हैज बीन इंक्रीज टू 60 डेज. गवर्नमेंट ने उसको 30 डेज का गैप देके आपको 60 डेज का टाइम दिया कि नहीं ठीक है, आप 60 डेज का टाइम ले लो, आप थोड़ा ज्यादा सोच लो और फिर आप टैक्स पे करने का सोचो, इंटरेस्ट पे करने का सोचो, तो हम आपको पेनल्टी रिड्यूस करने दे देंगे. तो 30 डेज का जो गैप है उसको बढ़ा के क्या किया जाएगा, 60 डेज. सिमिलरली एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस का जो लास्ट डेट होगा बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट ने इसको 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 विल बी द लास्ट डेट. ठीक है, 1 अप्रैल 2025. The GST Council recommends sunset clause from 1 April 25 for receipt of any new application for anti-profiteering. यानी 1/4/25 के बाद से आपको GST Council ने recommend कर दिया है कि new anti-profiteering cases will not be handled by the principal bench of the appellate tribunal.
ठीक है, तो काउंसिल recommended amended in amendment section 179 to provide a sunset clause for anti-profiting under GST, provide for handling of anti-profiting cases by principal bench of appellate tribunal. Council also recommended sunset date of 1st April 25 for receipt of any new application regarding the anti-profiting. GSTR 1 में as we all know that interstate supplies, okay, interstate supplies, that is B2C. B2C supplies, interstate supplies needs to be reported in large cases, large invoice cases, जहाँ पे invoice value is more than 2.5 lakh. वो 2.5 लाख का लिमिट जो है उसको 1 लाख किया गया है. वाओ, दैट्स अ वेलकम अमेंडमेंट. मतलब 1 लाख से ऊपर का अगर आपका इंटरस्टेट B2C सप्लाई है तो गवर्नमेंट आपका GSTR 1 का रिपोर्टिंग मांगेगी. आपको GSTR 1 में वो इनवॉइस वाइज डिटेल शो करना पड़ेगा, यानी ऑल द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नाउ नीड्स टू बी चेंज्ड. जहां पे लिमिट 2.5 लाख का था उसका लिमिट क्या करना पड़ेगा, 1 लाख करना पड़ेगा. तो जहां पे भी 1 लाख से ज्यादा का आपका टोटल वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट B2C, दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड इनवॉइस वाइज. ठीक है. GSTR 7 का लेट मी टेल यू, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलिंग GSTR 7 नील मैंडेटरी. आपको एवरी मंथ GSTR 7 फाइल करना पड़ेगा whether you have deducted tax of any particular month or not. Now it has been recommended that अगर आपका GSTR 7 रिटर्न है और नील GSTR 7 रिटर्न है, देन नो लेट फी विल बी लेविड. आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा अगर आपका नील GSTR 7 रिटर्न है. मतलब यू विल नॉट हैव टू, you should file GSTR 7 return, nil GSTR 7 return, but even if you have not filed, no late fee will be applicable in that case. Further, in case of GSTR 7, invoice wise facility may be required to be furnished in GSTR 7. पहले क्या था, टोटल डिटेल्स आपको शो करना पड़ता था GSTR 7 में, बट अब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल की आपके कौन से इनवॉइस में आपने कितना TDS काटा वो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल भी GSTR 7 में शो करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए था. आइदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और एनी वर्किंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट, फाइनल स्टूडेंट, इंटर स्टूडेंट जिनको GST का आइडिया है, डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड यू शुड शेयर दिस विथ योर कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी बिजनेस करते हैं या जो बिजनेस से रिलेटेड एडवाइस करते हैं या कहीं ना कहीं टैक्सेशन से रिलेटेड है, GST से रिलेटेड है. तो दिस इज अ वेलकम वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. जैसे कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशंस आता है फॉर दोज टॉपिक्स जो मैंने आज डिस्कस नहीं किया, मैं उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से कवर करूंगा. प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द टैक्स अपडेट्स. यू विल गेट एवरीथिंग यहाँ पर. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इफ यू हैव एनी व्यूज ऑन एनी ऑफ माय थॉट्स और इफ यू वांट टू comment anything you can do it. Okay, thank you so much. Take care and see you very soon in the next video.